एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आप में से बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज जो है हरियाणा में आने वाली है उसका वेट कर रहे हैं, बिकॉज काफ़ी टाइम से ये वैकेंसी आई नहीं है। तो अब आपका जो वेट है वो कहीं ना कहीं ओवर होने वाला है, क्योंकि एक उम्मीद की किरण यहाँ पर जगी हुई है कि आपकी जो भर्ती है वो आपको पॉसिबिलिटी है कि आपको फरवरी में के मिड में आपको देखने को मिल जाए। तो इसी से रिलेटेड एक जो अपडेट है वो आपके साथ शेयर करना है। वैसे तो ये न्यूज़ थोड़ी पुरानी है, 2-3 दिन, लेकिन अभी मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ जो कि आपको जानना ज़रूरी है। आप सभी को पता है कि आपके जो तकरीबन लगभग जो है 3000 पदों पर आपकी जो भर्ती है वो आने वाली है। और एक वीडियो मैंने आपके साथ डिस्कस करी थी जिसमें मैंने आपको सारी पोस्ट वाइज बताया था कि फिजिक्स की कितनी है, केमिस्ट्री की कितनी है, इकोनॉमिक्स की कितनी है। सारी मैंने चीज़ें आपके साथ डिस्कस करी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उसको देख लें, अगर आपको पोस्ट के बारे में अगर जानकारी लेनी है तो। इसमें हम बात करने वाले हैं आपकी एलिजिबिलिटी से रिगार्डिंग जो चीज़ है वो दी गई है। कुछ नियम यहाँ पर संशोधन हुए हैं, कुछ नियमों में, रूल्स में अमेंडमेंट हुआ है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर समझनी है इस वीडियो में। तो अच्छे से आपको समझाने की मैं कोशिश करूँगी। तो हरियाणा में सहायक प्रोफेसर कॉलेज कैडर के लिए अब 4 में से 2 परीक्षाओं में 50% अंक आपको ज़रूरी है। ये जो 4 परीक्षा की बात करी गई है वो बात करी गई है आपका जो आपका 10th है, 12th है, उसके बाद आपका जो ग्रेजुएशन है और फिर आपका जो पीजी है। इनकी 4 एग्ज़ाम की यहाँ पर बात करी गई है कि अब जो है आपका मिनिमम जो क्राइटेरिया रखा गया है वो ये रखा गया है कि आपके इनमें से किन्हीं 2 एग्ज़ाम में 50% यानी कि 50% मार्क्स आपके कंपलसरी है। ठीक है, 2 में आपको कंपलसरी है, पहले आपके 3 में कंपलसरी माने जाते थे। ठीक है, जो कि आपका ग्रेजुएशन तक का देखा जाता था। तो इस वीडियो में कंप्लीट आपके साथ डिस्कस करूंगी ये सारी चीज़ें। तो आप वीडियो में बने रहिए, उम्मीद करूंगी कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो बात ये है कि नियमों में संशोधन की बात यहाँ पर करी जा रही थी और उसको अब मंजूरी मिल गई है। रूल्स अमेंडमेंट आपके जो है होने हैं और मंजूरी मिलने के बाद जो है पूरा जो प्रोसेस है वो चल रहा है और आपको पॉसिबिलिटी ये बताई जा रही है कि आपको 14 या 15 फ़ैब तक आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। टोटल लगभग 3000 पदों पर आपकी भर्ती होने वाली है। तो अब आपके साथ मैं ये जो संशोधन वाली चीज़ बताई गई है ना, इसको डिस्कस कर लेती हूँ और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि आपको मैं अच्छे से समझा पाऊँ। अगर फिर भी आप में से किसी समझदार कैंडिडेट को अगर ये लगता है कि कहीं न कहीं मेरे से मिस्टेक हुई है, तो आपको अगर अच्छे से जानकारी है तो आप वहाँ पर लिख दें। आप कमेंट सेक्शन में लिख दें कि यहाँ पर आपसे ये मिस्टेक हुई है और ये चीज़ें ये है। तो मैं आपके जो मैसेज है उसको पिन कर दूँगी ताकि सभी कैंडिडेट को पता चल जाए। ठीक है? चलिए, नियम कौन से संशोधित हुए हैं? तो यहाँ पर पहला जो है वो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड की बात करी जा रही है। यहाँ पर आपसे कहा गया है कि जो भी आपका संबंधित प्रासंगिक या फिर जो संबंध विषय है, यानी कि जिस विषय में आप अप्लाई करना चाहते हो उस विषय में आपको 55% अंकों के साथ आपकी मास्टर डिग्री हो। ठीक है, जिसमें आपका अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड हो और किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय से या फिर किसी मान्यता प्राप्त विदेशी विश्वविद्यालय से, यानी कि बात करी गई है। देखो यहाँ पर जो ग्रेडिंग प्रणाली है ना उसकी भी बात करी गई है कि जहाँ भी ग्रेडिंग प्रणाली का पालन किया जाता है वहाँ पर पॉइंट स्केल में समकक्ष ग्रेड की बात करी गई है। अगर सिंपल से भाषा में बात करूँ तो आप जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अप्लाई करना चाहते हो उसमें आपके 55% अंक हो। ठीक है, और किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने वो चीज़ें करी हो, ये चीज़ है। दूसरा जो ख है जिसमें बताया गया है कि न्यूनतम आपके 55% हो या फिर 2 परीक्षाओं में 50% अंक हो। ठीक है, किसी भी 2 चीज़ को यहाँ पर या दिया गया है, या तो आपके न्यूनतम 55% हो या फिर 2 परीक्षाओं में 50% हो। अब इसको अच्छे से समझो, ये आपके लिए समझना ज़रूरी है। इसमें आपको जो बताया गया है वो ये बताया गया है कि 10वीं या समकक्ष परीक्षा से, देखो यहाँ पर है आपका 10th, ये है 12th के सर्टिफिकेट, ये है आपने जो ग्रेजुएशन करी है और ये आपका पीजी की बात करी जा रही है। तो इनमें किसी भी 2 में, ठीक है, किसी भी 2 में आपके 50% अगर मार्क्स है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हो। किसी भी 2 में बात करी गई है। 10वीं या समकक्ष परीक्षा से मास्टर डिग्री तक की 4 परीक्षाओं, 10वीं, 10+2, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में से या तो औसत आपके 55% अंक हो, औसत यानी कि एवरेज। ठीक है, इन चारों का एवरेज अगर आपका 55% है तो आप एलिजिबल हो, या फिर 2 अलग अलग परीक्षाओं में कम से कम 50% अंक हो, 2 अलग अलग। ठीक है, मान लो आपके 12th में 50% से ज़्यादा है, ग्रेजुएशन में 50% से ज़्यादा है और अगर इनमें नहीं है तो चलेगा। ठीक है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन में और इन सब में तो आपके 2 किसी भी एग्ज़ाम में, अलग अलग एग्ज़ाम में 55 तो आपको एवरेज बोल रहा है, लेकिन अगर 50 देखेंगे तो 2 अलग अलग एग्ज़ाम में आपके
50% अंक ज़रूरी हो। पहले जो है वो 3 देखे जाते थे, 3 एग्ज़ाम देखे जाते थे। 10वीं से ग्रेजुएशन तक की 3 परीक्षाओं में आपके पहले औसत यानी कि एवरेज 55% अंक ज़रूरी थे। ठीक है? पहले आपके 3 में देखे जाते थे, अब जो है आपके 4 में देखे जाएँगे। यानी कि आपका 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन। इसमें आपके या तो एवरेज 55% हो या फिर किसी भी 2 में आपकी 50% हो। इतना समझ में आया यहाँ तक, उम्मीद करती हूँ कि आपको क्लियर हुआ होगा। ये सिंपल सी चीज़ है। इसके अलावा जो ग यहाँ पर कह रहा है, जो थर्ड पॉइंट कह रहा है, वो कह रहा है कि जो भी आरक्षित श्रेणी है उनको 5% की छूट दी जाती है। ठीक है? जिसमें आपकी अनुसूचित जाति आ जाती है, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, एबी, नॉन क्रीमी लेयर आ जाता है। इन सबसे उम्मीदवार जो भी है उनको 5% की जो है छूट यहाँ पर दी जाती है, 5%। ठीक है? स्नातक के साथ साथ मास्टर स्तर पर आपको 5% की छूट दी जाती है। इसके अलावा अगर आप जो डिसेबल कैटेगरी में आते हैं तो भी आप लोगों को यहाँ पर 5% की छूट दी जाती है। यानी कि अगर एवरेज अगर 55% ये मांग रहे हैं तो आपका यहाँ पर 5% की छूट आपको मिलती है। ये यहाँ पर कह रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि आप में से काफ़ी कैंडिडेट का मैसेज आया था लास्ट वीडियो में कि नेट की ज़रूरत है, नेट की ज़रूरत है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आप अगर पीएचडी हो, अगर आपने पीएचडी कर रखी है तो आपको नेट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पीएचडी 2009 से 2009-2016 के मानकों अनुसार हो यहाँ पर। ठीक है? अब जो मुझे यहाँ पर समझ में आया मैं वो आपको बता देती हूँ। ये कह रहे हैं कि भई जैसे जो यूजीसी आपका नेट एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, इसके अलावा वो और भी सारे एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, जैसे एसएलईटी है, एसईटी है, ठीक है? जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, इसमें आपको छूट मिल जाएगी। लेकिन कब कब मिलेगी, किस केस में मिलेगी? जब जो उम्मीदवार है पीएचडी प्रोग्राम के लिए 11 जुलाई 2009 से पहले रजिस्टर्ड हो, पंजीकृत हो। ठीक है? अगर आपने अपना रजिस्ट्रेशन फॉर द पीएचडी प्रोग्राम 11 जुलाई 2009 से पहले अगर लिया है तो आपको यहाँ पर इन चीज़ों के लिए जो है छूट मिल रही है। ठीक है? इतना चीज़ें यहाँ से आपको समझ में आया। उसके बाद कुछ और चीज़ भी यहाँ पर बता रहे हैं कि छूट के बाद भी कह रहे हैं कि जो पीएचडी उम्मीदवार हैं उनकी डिग्री नियमित रूप से हो। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने एडमिशन ले लिया पीएचडी में और आप गए ही नहीं, आपका रेगुलर पूरा प्रोसेस चला हुआ, आपने पूरी तरीके से रिसर्च अच्छे से करी है तो आपकी रेगुलर तौर पर आपकी डिग्री हो। पीएचडी थीसिस का मूल्यांकन कम से कम 2 बाहरी परीक्षकों के द्वारा किया गया हो। जब भी आप अगर पीएचडी करते हो तो आप पता है भाई आपका एक किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक में आप काम करते हो तो जो आप थीसिस कहलाती है ना, जो रिपोर्ट आप सबमिट करते हो उसको थीसिस बोलते हैं। तो वो जो थीसिस है उसका जैसे एक तो होता है आपका मेंटर जिसकी गाइडेंस में आप चीज़ें कर रहे हो, बाहर के कोई 2 कम से कम जो ऐसे एजुकेटर हो, बाहर के कम से कम 2 टीचर्स ने आपका वो जो है इवैल्यूएशन करा हो उस थीसिस का, ये भी यहाँ पर बताया गया। ठीक है? आपके सिर्फ कॉलेज का नहीं जहाँ से आप कर रहे हो, बाहर के की बात करी गई है। और पीएचडी उम्मीदवार की खुली मौखिक परीक्षा आयोजित की गई हो। इसका मतलब ये है कि जब आप रिसर्च करते हो, जब आप कोई भी काम करते हो ना तो उसका आपका पेपर लिया जाता है, उसका आपका वाइवा होता है और वो जो है मौखिक परीक्षा आपकी आयोजित की गई हो, उसमें आपका अंकन आपको किया गया हो, वो चीज़ें यहाँ पर मेंशन करा गया है। उसके अलावा जो मेन चीज़ होता है कि आपका रिसर्च पब्लिकेशन होता है। जब भी कोई पीएचडी करता है तो उसका पेपर पब्लिश उसको करना कंपल्सरी होता है अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। तो अभ्यर्थी ने अपने पीएचडी कार्य से 2 शोध पत्र यानी कि 2 रिसर्च पेपर आपने किसी भी एक रेफर्ड जर्नल में आपके प्रकाशित अगर हो रखे हैं तो यहाँ पर आपको बात करी गई है। और उम्मीदवार ने अपनी पीएचडी के आधार पर कम से कम 2 पेपर यूजीसी आईसीएसएसआर और सीसीएसआईआर यानी कि किसी समान एजेंसी द्वारा आपने इन सेमिनारों में अगर आपने पेपर अगर लगाए हैं, अगर प्रस्तुत करे हुए हैं तो यहाँ पर बात करी गई है। ठीक है? तो यहाँ पर आप एलिजिबल हो जाते हो। और इन शर्तों की पूर्ति से संबंधित ये वही चीज़ें हैं कि आपको फिर अगर आपने ये सब कर रखा है तो ऐसे विषयों में मास्टर्स प्रोग्राम के लिए भी नेट और एसएलईटी की आवश्यकता नहीं होगी, जिसके लिए ये प्रोग्राम या समकक्ष नहीं किया जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अब समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मुझे जितनी भी जानकारी होगी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और अगर यूनिवर्सिटी की बात करी गई है तो अगर विदेश की यूनिवर्सिटी है तो टॉप 500 की रैंकिंग में हो। जैसे मान लो अगर आपने आउट ऑफ इंडिया अगर कर रखा है तो फिर आपकी जो जिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से आपने कर रखा है उसकी जो रैंकिंग है वो टॉप 500 में आनी चाहिए। ठीक है? ऑल ओवर वर्ल्ड उसकी जो रैंकिंग है वो किस में टॉप 500 में आनी चाहिए। ठीक है? विश्वविद्यालय रैंकिंग में।
और संशोधित नियम जल्द अधिसूचित कर भर्ती करेंगे। ये कह रहे हैं कि जैसे ही नियमों का से रिलेटेड सारा प्रोसेस हो जाएगा, हम जल्दी ही इस चीज़ को जो है पब्लिकेशन करेंगे। जो वैकेंसीज़ है वो आपको जल्दी देखने को मिल जाएगी। अभी कुछ भी ऑफ़िशियली तो है नहीं पूरी चीज़ें, बस यहाँ पर ये पब्लिश हो रहा है न्यूज़पेपर वगैरह में कि आपको मिड फ़ेब तक देखने को मिल सकता है। बाकी इनके ऊपर है कि कब ये सारी चीज़ें यहाँ पर करते हैं। तो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर से रिलेटेड अगर आप इसमें बैठना चाहते हैं तो आप अपनी तैयारी जो है स्टार्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही है। उम्मीद करती हूँ कि मैं आपको कहीं न कहीं आपको जो जानकारी है वो अच्छे से दे पाई होंगी। अगर पसंद आई तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लीजिए टीचिंग गोल्स को। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।